नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। राहुल गांधी छात्रों की गूंज से सरकार को झुकाना चाहते हैं। सोनम वांगचुक फूंक से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं। यूपी में सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को बुलडोज कर देना चाहती है और देश में कोई भी वैज्ञानिक दिमाग वाले लोग नौकरी नहीं करना चाहते। और जब ये सब घट रहा होता है तो ध्यान जाता है यहाँ भारत सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का बजट महंगाई को एडजस्ट करने के बाद पिछले कुछ सालों में वास्तविक रूप से लगभग स्थिर या घटा देना चाहते हैं। और ठीक इसी दौर में अमेरिका की एक अकेली कंपनी जिसका नाम है एनवीडिया, उसका मार्केट कैप भारत की पूरी जीडीपी के आसपास पहुंच जाता है। और ठीक उसी दौर में चीन, जो हमारा दुश्मन भी है, दुनिया भर के वैज्ञानिक दिमागों को अपनी ओर खींच लेना चाहता है। हो सकता है अब इस जानकारी से आप बोर हो रहे हो, लेकिन इस रिपोर्ट में मैं आपको वो सच बताने की कोशिश करूंगा जिसे आप भले ही ना जानना चाहें या आपको मजा ना आए, लेकिन ये आपके भविष्य को आकार दे। और इसके पीछे एक बड़ी गहरी प्लानिंग है जिसका नतीजा लंबे समय में आएगा। सवाल ये नहीं है कि एनवीडिया कितनी बड़ी हो गई, सवाल ये कि एनवीडिया की चिप डिजाइन टीम में कितने इंजीनियर आईआईटी और एनआईटी से निकले हैं और उन्हें ट्रेन करने में भारत के टैक्स पेयर का कितना पैसा लगा है। आज हम सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रशासन से भी सवाल है और उस पूरे इकोसिस्टम से भी सवाल है जो हमारे सबसे होनहार दिमागों को बिना किसी मुआवजे के दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों को सप्लाई कर रहा है। क्या भारत सच में विश्वगुरु बनने की राह पर है या हम सिर्फ एक ऐसी फैक्ट्री बन चुके हैं जो कच्चा माल पैदा कर रहे हैं और उसे प्रोसेस करने का काम कोई और देश करता है। एक डेटा है यूनेस्को इंस्टीट्यूट टीएसटी एनुअल रिपोर्ट का, वो कहती है कि भारत का आरएनडी खर्च जीडीपी का लगभग 0.6 से 0.7%। मैं पहले भी इस खर्च का जिक्र कर चुका हूं, आपने सुना भी होगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्या करेगा जब सरकार का डीएनए ही एक खास तरह की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया हुआ लगता है? क्या करेंगे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा? आप ले भी लेंगे। ये आंकड़ा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक क्रोनोलॉजी है जिसकी शुरुआत आज से नहीं हुई। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ बजट की कमी की कहानी है तो आप गलत सोच रहे हैं, या इसरो से वैज्ञानिक जा रहे हैं आपको ये लग रहा है, तो ये खेल बजट से बहुत बड़ा है। ये उस पूरे ढांचे को कमजोर करने का मामला है जो टैलेंट को देश के अंदर रोक कर रख सकता था। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 अलग अलग मोर्चों पर फंडिंग, इंस्टीट्यूशन स्वायत्ता और रिसर्च इकोसिस्टम एक साथ इस पर दबाव डाला जा रहा है। अगले 10 मिनट में आप ये समझेंगे कि हमारी मेहनत की कमाई से बना हुआ इंजीनियर आखिर सिलिकॉन वैली और मॉस्को की लैब तक कैसे पहुंच गया, शंघाई कैसे पहुंच गया और इसका बिल कौन भर रहा है। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी फंडिंग की कहानी 1991 के लिबरलाइजेशन के दौर में शुरू हुई। 2 पटरियों पर चली है। एक तरफ निजी क्षेत्र को खोला गया और आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां तेजी से बढ़ी। दूसरी तरफ बुनियादी साइंस रिसर्च, यानी वो रिसर्च जो नई तकनीक इजाद करती है, न कि सिर्फ मौजूदा तकनीक पर सर्विस देती, धीरे धीरे पीछे छूटती गई। यहाँ एक ऐतिहासिक कॉन्टेस्ट बहुत जरूरी है। 1966 में विक्रम साराभाई ने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखते हुए कहा था कि भारत को चांद की दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल असली समस्याओं को हल करने के लिए करना होगा। लेकिन आज इसरो जैसे संस्थान को हर बड़े मिशन के लिए बजट को लेकर मंत्रालयों से लड़ना पड़ता है, जबकि प्राइवेट स्पेस कंपनियों को टैक्स छूट और आसान अप्रूवल मिल रहे हैं। 2020 में स्पेस सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के बाद सरकार का तर्क था कि इससे इनोवेशन बढ़ेगा, लेकिन असली नतीजा ये हुआ कि इसरो से ट्रेंड हुए टॉप इंजीनियर्स प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप में गए और उनमें से कई स्टार्टअप्स ने विदेशी फंडिंग ली, जिसका मतलब है कि उनकी असली टेक्नोलॉजी और आईपी पर कंट्रोल धीरे धीरे विदेशी निवेशकों के पास चला गया। एक तरफ हमारे गौरवशाली संस्थान इसरो से वैज्ञानिकों के मोहभंग और इस्तीफे की खबरें सामने आती हैं और दूसरी तरफ रिलायंस जियो को 1600 LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के नेटवर्क के लिए इन स्पेस से हरी झंडी मिल जाती है। क्या इसे डिजिटल इंडिया की एक और सफलता मान लेना चाहिए कि रिलायंस को हरी झंडी मिल गई? या आप तय करिए। जो चीज आपको दिखती है वो है कि हर साल हजारों भारतीय इंजीनियर्स का H1B वीजा अमेरिका में जाना, जिससे मीडिया भारतीय टैलेंट की ग्लोबल सफलता कहकर सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो चीज नहीं दिखती वो है वो अवसर लागत, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भारत हर उस इंजीनियर के जाने पर उठाता है जिसे पब्लिक फंडेड शिक्षा व्यवस्था ने तैयार किया। एक अनुमान के मुताबिक आईआईटी जैसे संस्थानों में एक इंजीनियरिंग सीट को सब्सिडाइज करने में सरकार सालाना
लाखों रुपए खर्च करती है। अगर वो ग्रेजुएट 5 साल के अंदर देश छोड़ देता है तो वो सब्सिडी सीधे विदेशी कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है बिना किसी रिटर्न के। आप समझिए कि सिस्टम असल में फेल कहां होता है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये एक जानबूझकर बनाई गई संरचनात्मक कमजोरी है। पहला मैकेनिज्म यूनिवर्सिटी स्वायत्तता का धीरे धीरे करके क्षरण। जेएनयू जैसे संस्थानों में पिछले कुछ सालों में प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर बार बार विवाद हुए, जहां रिसर्च और अकादमिक स्वतंत्रता से ज्यादा प्राथमिकता प्रशासनिक नियंत्रण को दी गई। जब एक यूनिवर्सिटी रिसर्च फ्रेंडली नहीं रहता तो टॉप फैकल्टी और स्टूडेंट स्वाभाविक रूप से उन देशों की तरफ देखने लगते हैं जहां रिसर्च ग्रांट आसानी से मिलते हैं और अकादमिक स्वतंत्रता सिक्योर रहती है। दूसरा मैकेनिज्म पेटेंट और आईपी का पलायन। भारत में बने ज्यादातर बड़े इनोवेशन, चाहे वो सेमीकंडक्टर डिजाइन हो या एआई मॉडल्स, आखिरकार विदेशी कंपनियों की सब्सिडरी में पेटेंट होते हैं। एक भारतीय इंजीनियर एनवीडिया का गूगल का जो चिप है या एल्गोरिदम डिजाइन है उसको करता है, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस अमेरिकी कंपनी के पास होता है, भारत के पास नहीं होता। और तीसरा मैकेनिज्म जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का जाल। पिछले कुछ सालों में भारत में हजारों जीसीसी खुले हैं जहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां इंडिया में R&D सेंटर के नाम पर हजारों इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है, मैंने इस पर एक स्टोरी की है पहले, लेकिन असलियत में इन जीसीसीज में ज्यादातर काम बैकएंड इंप्लीमेंटेशन होता है, जबकि असली स्ट्रेटेजिक रिसर्च और इक्विटी अमेरिका के हेडक्वार्टर में रहती है। यानी भारतीय इंजीनियर वही स्मार्ट काम कर रहा है, लेकिन इक्विटी और ओनरशिप की जगह उसे सैलरी मिलती है, जो कि अमेरिका में उसी काम के लिए मिलने वाली सैलरी से अक्सर 3 से 5 गुना कम होती है। ये 3 मैकेनिज्म है। यही है असली सिलिकॉन स्लेवरी। न जंजीरें दिखती हैं, न बेड़ियां, सिर्फ एक ऑफर लेटर, एक H1B वीजा और एक ऐसा सिस्टम जो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप ग्लोबल करियर बना रहे हैं, जबकि असल में आप एक ऐसी सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुके हैं जहां आपकी क्रिएटिविटी की कीमत कोई और वसूल रहा है। रूस के मामले में भी कहानी अलग नहीं है। डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत रूस सहयोग के नाम पर कई भारतीय टेक्निकल एक्सपर्ट रूसी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक तरफा होता है, रूस से भारत को कम और भारत से रूस को टैलेंट ज्यादा। इस पर भी सरकार को एक आंकड़ा देना चाहिए। तो ये कंट्रोल शिफ्ट कहां हो रहा है? ध्यान से देखें तो ये शिफ्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट कॉरपोरेशन की तरफ है और नेशनल से ग्लोबल की तरफ है। जब कोई सरकार साइंस बजट काटती है तो वो एक वैक्यूम बनाती है, एक खालीपन, और वो खालीपन कभी खाली नहीं रहता। उसे भरने के लिए तुरंत प्राइवेट कैपिटल आ जाता है, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी। यही वजह है कि आज भारत के सबसे टैलेंटेड एआई रिसर्चर या तो अमेरिकी बिग टेक कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं या फिर उन स्टार्टअप में हैं जिनकी फंडिंग सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटल फंड से आती है। मनी ट्रेल को आप अगर देखेंगे इस पूरे खेल में, एक अमेरिकी वीसी फंड भारत के किसी एआई स्टार्टअप में पैसा लगाता है, वो पैसा उस स्टार्टअप को टॉप इंजीनियर्स हायर करने में मदद करता है जो कि सरकारी इंस्टीट्यूट से ट्रेंड होकर आए हैं। स्टार्टअप ग्रो करता है, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पर फंड की शर्तों के मुताबिक उसका एक्विजिशन किसी बड़ी अमेरिकी कंपनी द्वारा कर लिया जाता है, अधिग्रहण कर लिया जाता है, या उसे अमेरिका में इनकॉर्पोरेट होने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सके। नतीजा, भारत में बना हुआ टैलेंट, भारत में बना हुआ इनोवेशन आखिरकार एक अमेरिकी बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाता है। ये भी क्रोनोलॉजी है। इस पूरे नेक्सस पर बात करते हुए अर्थशास्त्री और नीति विश्लेषक डॉक्टर अजीत रानाड़े कहते हैं कि जब तक भारत अपने R&D में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के कम से कम 2% तक नहीं ले जाता, तब तक हम सिर्फ एक टैलेंट नर्सरी बने रहेंगे, न कि इनोवेशन पावर। ये कोई भावुक बयान नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेतावनी है जो बार बार पॉलिसी सर्कल्स में दोहराई जाती है। स्टेक होल्डर्स ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये सबके लिए फायदे का सौदा दिखता है। सरकार के लिए क्योंकि बजट का बोझ कम होता है और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ स्टोरी दिखाता है। कॉर्पोरेट के लिए क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे स्किल्ड टैलेंट मिलता है बिना उस टैलेंट को तैयार करने की लागत उठाए। और टैलेंट खुद के लिए क्योंकि उन्हें तुरंत बेहतर सैलरी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। लेकिन इस पूरे लेन देन में सबसे बड़ा नुकसान उठाता है भारत का वो आम टैक्स पेयर जिसने इस टैलेंट को तैयार करने के लिए अपनी कमाई का हिस्सा दिया, लेकिन जिसे कभी उसका रिटर्न नहीं मिलता। और जब आप ये सवाल उठाते हैं तो टेक इंडस्ट्री के कई विशेषज्ञ और सरकार के समर्थक इस थ्योरी को चैलेंज करते हैं। कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन की जगह ही आप इसको ब्रेन सर्कुलेशन बोलिए।
यानी भारतीय टैलेंट विदेश जाकर वहां एक्सपोजर, कैपिटल और नेटवर्क हासिल करता है और फिर उसी अनुभव को लेकर भारत लौटकर यहाँ स्टार्टअप बना या जीसीसीज को लीड करता है। इस तर्क के मुताबिक आज भारत के कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप के फाउंडर वही लोग हैं जिन्होंने पहले सिलिकॉन वैली में काम किया और फिर वापस आकर भारत में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। ठीक है ये बात, भारत के जीसीसीज इकोसिस्टम ने पिछले कुछ सालों में लाखों हाई स्किल्ड नौकरियां पैदा की और इनमें से कई सेंटर अब सिर्फ बैकएंड नहीं बल्कि प्रोडक्ट डिजाइन और आर्किटेक्चर जैसे उच्च स्तरीय काम भी कर रहे हैं। जीसीसी सेक्टर के ग्रोथ आंकड़े भी इस दिशा में सुधार दिखाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन सर्कुलेशन सच में हो रहा है तो भारत के पेटेंट फाइलिंग नंबर्स और डोमेस्टिक R&D इन्वेस्टमेंट में तेज उछाल दिखना चाहिए था। लेकिन भारत के R&D खर्च में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा अभी भी विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है और ज्यादातर पेटेंट अब भी मल्टीनेशनल कंपनियों के नाम पर फाइल होते हैं, ना कि भारतीय कंपनियों के नाम पर। यानी सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन उस सर्कुलेशन का ज्यादातर फायदा अभी भी विदेशी बैलेंस शीट्स को मिल रहा है। भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम को इसका फायदा नहीं मिल रहा। तो असली विलेन कौन है? असली विलेन है वो मानसिकता जो चाहती ही नहीं कि शोध परक दिमाग पैदा हो या पनपे। असली विलेन है वो सिस्टम जिसने पब्लिक फंडेड टैलेंट और प्राइवेट प्रॉफिट के बीच कभी कोई संतुलन नहीं बनाया। एक तरफ हम अपनी यूनिवर्सिटीज को कमजोर करते हैं, दूसरी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि वही यूनिवर्सिटी अगली पीढ़ी के इनोवेटर्स तैयार करे। ये कंट्रडिक्शन ही सिलिकॉन स्लेवरी की जड़ है और उस पर तुर्रा ये कि ये सरकार न छात्रों की सुन रही है, न विपक्ष की सुन रही है, किसी को सुन रही नहीं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। लेकिन ये कहानी होपलेस होने की भी कहानी नहीं है, समाधान मौजूद है और वो शुरू होता है अकाउंटेबिलिटी मांगने से। क्योंकि जब तक हम सिर्फ अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट करते रहेंगे और उसकी वैल्यू को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम विश्व गुरु सिर्फ नारे में बने रहेंगे और नारा देने में मोदी जी माहिर है। मोदी जी से आप सवाल ना पूछिए, ये तो गर्दन उड़ा देंगे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप ये चैनल देखते रहिए। मन करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ना मन करे तो सोनम वांगचुक को सपोर्ट करिए। बहुत शुक्रिया।